नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी पुनीत न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से है। एमपी बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक अब खत्म हो चुकी है। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे। बीएल संतोष के आवास पर यह बैठक हो रही थी। कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा भी बैठक में मौजूद रहे। मुरलीधर राव भी बैठक में शामिल हुए। मिशन 2023 पर मंथन हुआ। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस सीएम शिवराज और वीडी शर्मा मौजूद रहे। बीएल संतोष के आवास पर यह बैठक रखी गई थी और मिशन 2023 पर इस बैठक में मंथन हुआ है। एमपी बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही थी जो खत्म हो चुकी है। सीएम शिवराज इसमें शामिल थे, वीडी शर्मा इसमें मौजूद रहे, विजयवर्गीय इसमें मौजूद रहे। बीएल संतोष के आवास पर यह बैठक रखी गई थी। मिशन 2023 पर मंथन हो रहा था। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से। छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। बीएल संतोष के आवास पर यह बैठक होगी। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक होने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी बैठक कुछ देर में शुरू होने जा रही है। थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी और पूर्व सीएम इसमें शामिल होंगी। बीएल संतोष के आवास पर यह बैठक रखी गई है। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक रखी गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी की बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह शामिल होंगे। तो वहीं ये बैठक बीएल संतोष के आवास पर रखी गई है। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक होने जा रही है और इस बैठक में मंथन होगा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अशरफ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अशरफ, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। मध्य प्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव के लिए मंथन हुआ है। आखिर कितनी खास की बैठक रही? देखिए, मध्य प्रदेश के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक रही है क्योंकि इसमें आगे का पूरा एक खाका तैयार किया है कि अगले 1.5 साल में हमने कैसे जनता के बीच में जाना है, किन किन मुद्दों को लेके जाना है। 2018 विधानसभा में जो गलती की थी, जिसकी हार का सामना करना पड़ा था भाजपा को, वो अब नहीं हो, इस पर भी खास ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पर आज की जो बैठक रही है बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही है। संघ के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने साफ किया है कि जनता से जुड़े मुद्दों को आपने ज्यादा से ज्यादा उठाना है, उसी को जरिया बनाना है और सरकार भी जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं, जो योजनाएं हैं, उन्हीं पर अमल करे, उन्हीं को लागू करे, चाहे वो केंद्र की हो और राज्य सरकार की हो। संगठन और सरकार में दोनों एक साथ काम करें, कहीं असंतुलन ना हो, दोनों में टकराव की स्थिति ना हो। ये सब बातें यहाँ पर साफ की गई हैं। और इसके बाद कुछ देर बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ को लेकर भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर एक बैठक होने वाली है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय रहेंगे, प्रदेश प्रभारी जो हैं डी पुरंदेश्वरी वो रहेंगी, संगठन के प्रदेश मंत्री पवन साय वो रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक वो भी मौजूद होंगे। तो यहाँ पर भी इनको यही सब बताया जाएगा कि 2018 से आप जो गलतियां करते आ रहे हैं वो दोहराई नहीं जाएं, क्योंकि 2022 तक 2018 से 4 उपचुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के भाजपा चारों के चारों
हारी है। और हाल का जो खैरागढ़ का उपचुनाव था वो तो सबसे ज्यादा मतों से भाजपा को हार का सामना करना पड़े। तो यहां पर आज की जो बैठक में हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं को कुछ तल्ख तेवरों का सामना संघ के बड़े नेताओं से करना पड़े, क्योंकि जो जिस तरह से अपेक्षित नतीजे जो चाह रहे थे वो 2018 के बाद से लगातार भाजपा को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं वही गलती जो 2018 से आप करते आ रहे हैं 2023 में दोहराएं। तो इसी वजह से 1.5 साल पहले ये तैयारी शुरू कर दी गई है कि अपनी गलतियों को सुधारिए, जनता के बीच में जाइए, सरकार ने जो वादे किए उनको पूरा नहीं कर रही उसको मुद्दा बनाइए। तो यहाँ पर इस तरह की चर्चा की जाएगी और संघ के नेता आगे कैसे काम करना है, रणनीति कैसे बनानी, खाका कैसे तैयार करना, इस पर पूरा गुरु मंत्र देंगे। जी अशरफ, लगातार बने रहिए। अवधेश भी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। अवधेश, बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है और बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे, पूर्व सीएम भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। 2023 की रणनीति तो तैयार होगी होगी अवधेश, और कहीं ना कहीं ये बैठक अहम इसीलिए है क्योंकि बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं रिचार्ज करने के लिए ये बैठक भी मान सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, बड़े नेता मतलब बड़े चेहरे किसी भी राज्य में होते हैं, वो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष में है, वो चेहरे जनता के बीच में जाके जनता का विश्वास हासिल करने का काम करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे 2018 में जब चुनाव हुआ, चुनाव में जब बीजेपी को हार मिली, तब से लेके खैरागढ़ चुनाव तक, मतलब 4 उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को लगातार हार का मुंह देखना पड़ा, करारी हार बीजेपी को झेलनी पड़ी। हर बार रणनीति बदल के धरातल पर उतरने की बात कही गई, लेकिन अब तक एक भी जीत बीजेपी को बड़ी जीत मिल नहीं पाई। जिसके बाद आलाकमान ने चर्चा की कि आखिरकार क्यों है ऐसा है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी बदली हुई रणनीति के साथ तो धरातल पे जाती है, प्रभारी बदल दिया गया, प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन तमाम रणनीति धरातल पे चुनावी परिणाम के रूप में कभी बदल नहीं पाए हैं, कभी चुनावी जीत नहीं मिल पाई बीजेपी को 18 के बाद। तो इसलिए आलाकमान ने तय किया कि चूंकि छत्तीसगढ़ में 2023 में चुनाव होना है, तो देश 2023 के चुनावी रण में जाने से पहले बीजेपी को क्या क्या करना है, धरातल पे किन किन योजनाओं को लेके जाना है, किस बात को लेके जाना है, ताकि जनता आपसे आकर्षित हो सके, जनता आप पे विश्वास जता सके। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है। उस 2023 की चुनाव मतलब मिशन 2023 की तैयारियों को लेके आलाकमान ने बड़े नेताओं को बुलाया है। बड़े नेताओं से चर्चा की जाएगी, फीडबैक ली जाएगी। बड़े नेता भी है जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो अपनी राय रखेंगे, अपना एक प्रेजेंटेशन देंगे कि किन रास्तों पे चल के बीजेपी 2023 में सत्ता में वापसी के लिए प्रयास करेगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच बीजेपी के बड़े चेहरों की भूमिका पे बार बार छत्तीसगढ़ में सवाल उठते रहे हैं कि 2018 के बाद अब तक बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को चुनावी रण में झोंक दिया गया, लेकिन चुनावी परिणाम उनके पक्ष में आया नहीं। तो क्या कुछ बदलाव की आवश्यकता है, क्या कुछ रणनीति में बदलाव की आवश्यकता है, क्या चेहरों में बदलाव की आवश्यकता है, इन तमाम चीज़ों पर अब मंथन का दौर लगातार जारी है। मंथन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार बीजेपी ने निर्णय क्या लिया और उस निर्णय का छत्तीसगढ़ बीजेपी पे कितना असर होता है और उन तमाम असर, तमाम रणनीति का जो परिणाम है। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर है भोपाल से, कमलनाथ ने छोड़ा नेता प्रतिपक्ष का पद, डॉक्टर गोविंद सिंह होंगे नए नेता प्रतिपक्ष। भिंड के लाहार से विधायक हैं गोविंद सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ा है। डॉक्टर गोविंद सिंह नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। भिंड के लाहार से गोविंद सिंह विधायक के लंबे वक्त से नेता प्रतिपक्ष को लेकर बयानबाजी का दौर भी चल रहा था और मंथन भी हो रहा था। आखिरकार जो है कमलनाथ ने पद छोड़ दिया है और अब ये पद जो है गोविंद सिंह के पास होगा। डॉक्टर गोविंद सिंह नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, लंबे वक्त के बाद, लंबे इंतजार के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ा गया है कमलनाथ द्वारा, अब गोविंद सिंह होंगे। बिल्कुल, देखिए, पिछले काफी वक्त से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अब आने वाला साल चुनावी साल है और उसमें कांग्रेस भी अपनी रणनीति को कहीं ना कहीं मजबूत करने में लगी है। और ये सवाल भी उठ रहा था कि क्योंकि पीसीसी चीफ जो कमलनाथ हैं, उनके पास कांग्रेस के अध्यक्ष का पद भी है और नेता प्रतिपक्ष का भी पद, दोनों जिम्मेदारियां उनके पास हैं। लिहाजा उनमें से क्या कोई एक जो जिम्मेदारी है वो छोड़ेंगे ताकि जो रणनीति है उसको और धार दी जा सके, कांग्रेस के इंटरनली
ये बातें सामने आ रही थी। तो अब जो बात है वो स्पष्ट हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। और नए जो नेता प्रतिपक्ष हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में वो डॉक्टर गोविंद सिंह होंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह वरिष्ठतम जो विधायक हैं वो मध्य प्रदेश विधानसभा में इस वक्त हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। भिंड की लाहौर विधानसभा जो सीट है वहां से डॉक्टर गोविंद सिंह जीत कर आते हैं और 7 बार की से लगातार वो 7 बार के जो विधायक हैं वो रिकॉर्ड भी उनके नाम कहीं ना कहीं है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं रणनीतिक तौर पर कांग्रेस के अंदर जो आने वाले 2023 के विधानसभा के चुनाव हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये अहम फैसला माना जाएगा विपक्ष की रणनीति के लिहाज से। अहम फैसला तो माना ही जाएगा शरद, पर आखिर कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये नया नेता प्रतिपक्ष का जो पद गोविंद सिंह को दिया गया है, आखिर कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? अब देखिए बिल्कुल ये चुनौतीपूर्ण तो खैर है ही है और खास तौर से कांग्रेस की संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से भी एक अहम कदम माना जा सकता है। क्योंकि कई बार ये बात उठ रही थी कि कमलनाथ दरअसल उनके पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर भी उनकी जो बैठकों के दौर चलते रहते हैं तो वो मध्य प्रदेश में या विधानसभा में उतना समय रणनीतिक तौर पर नहीं दे पाते हैं जितना कि देना चाहिए। ऐसे जो सवाल हैं वो खड़े होते थे और विपक्ष जो बीजेपी यानी कि कांग्रेस के विपक्ष में है उसकी ओर से भी ये सवाल उठाए जाते थे कि केवल एक ही व्यक्ति के पास सारे पद रहेंगे क्या कांग्रेस में। तो इन सारे सवालों के जो जवाब है वो कहीं ना कहीं एक कदम से जो कमलनाथ ने उठाया है वो मिल गए हैं। और ये भी है कि हाँ, जब नेता प्रतिपक्ष है तो विधानसभा में अपनी मजबूती से विपक्ष की आवाज को रखना है तो ज्यादा समय डॉक्टर गोविंद सिंह वहां पर दे पाएंगे और ज्यादा उनका अनुभव भी एक लंबा अनुभव है। 7 बार का अगर विधायक होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो इस लिहाज से ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से अब पीसीसी चीफ कमलनाथ शायद ज्यादा बेहतर और काम कर पाएंगे। और विधानसभा में क्योंकि एक बात ये भी होती है कि जब भी कोई सत्र होता है तो सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष की ओर से बनाई जाती है, तो ज्यादा समय डॉक्टर गोविंद सिंह वहां भी दे पाएंगे और किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने का काम है वो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दोनों जिम्मेदारियां अलग अलग होने के बाद में कांग्रेस जो है उसकी रणनीतिक तौर पर ये एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है आने वाला जो 2023 का विधानसभा का जो चुनाव है उसके लिहाज। शरद, महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम माना जा सकता है, लेकिन ये सवाल बहुत पहले से उठते आए हैं कमलनाथ पर कि पीसीसी चीफ भी वही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे, ये तो जो गृह मंत्री हैं वो भी कहते हुए नजर आए और इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष का पद उनको त्याग देना चाहिए, इसको लेकर सत्ता पक्ष भी हमेशा हमलावर रहा। लेकिन ये फैसला जो लिया गया ये काफ़ी देर से लिया गया, क्या ऐसा लगता है, या फिर इस फैसले के पीछे सीधे सीधे सामने चुनाव है ये नजर आता है क्योंकि 1.25 साल करीब बचा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो एक बड़ी वजह है वो कहीं ना कहीं आने वाला चुनाव है। क्योंकि कांग्रेस भी ये बात समझ रही है 2018 के जो नतीजे थे वो उसके लिए उत्साहजनक थे। ये और बात है कि बाद में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, सिंधिया छोड़कर गए, फिर कांग्रेस की सरकार चली गई, लेकिन 2018 के नतीजों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस में जान फूंकने का काम किया था और वो ये समझ रही थी कि वो बीजेपी को मुकाबला कर सकती है और किया भी। लेकिन जो बाद में घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से जो पूरा चल रहा था कांग्रेस के भीतर कि संगठनात्मक तौर पर अब आखिरकार कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, एक ही व्यक्ति के पास दोनों जो बड़ी जिम्मेदारियां कही जा सकती हैं, पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के लिहाज से दोनों ही पद महत्वपूर्ण हैं। और एक और खास बात है, इसको इस लिहाज से भी देखा जाना चाहिए कि डॉक्टर गोविंद सिंह उसी ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं जिस ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान की बात कही जा रही थी, क्योंकि वो उनके दबदबे वाला क्षेत्र था। ज्योतिरादित्य सिंधिया का वहाँ अच्छा खासा दखल कांग्रेस में वो रखते थे। हालांकि उनका जो परिप्रेक्ष्य है वो ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी वो क्षेत्र उन्हीं का था। तो उसी क्षेत्र में जो कमी को पूरा करने की एक बात कह सकते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो भी उसी ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं। तो इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। तो चुनावी रणनीति के लिहाज से जो समीकरण है वो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बैठाने की कोशिश की है। शरद, हाल ही में जब कमलनाथ का एक बयान आया था, बीजेपी की बकवास सुनूंगा क्या, विधानसभा में उनकी उपस्थिति को लेकर हमेशा से सवाल उठते आए, क्या इससे जोड़कर भी इसको देख सकते हैं क्या? देखिए, उनके इस बयान की वजह से नेता प्रतिपक्ष का पद उन्होंने छोड़ा हो ऐसा कहना शायद उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ रणनीतिक लिहाज से
ये एक फैसला है पार्टी के अंदर। और पिछले काफी समय से ये बात चल रही थी कि क्या कमलनाथ दो में से कोई एक पद छोड़ेंगे, क्योंकि ये बात सही है कि उनके विधानसभा में कम समय दिए जाने को लेकर सवाल उठ रहे थे। और ये भी बात थी कि विपक्ष को जितनी मजबूती के साथ सत्ता पक्ष का मुकाबला करना चाहिए विधानसभा में, शायद उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि एक जिम्मेदार पद, क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद रहते हैं और वो कोई लाइन लेते हैं तो फिर वो पूरी पार्टी की लाइन या विपक्ष की लाइन हो जाती है। लेकिन जब वो मौजूद ना हो, उनकी अनुपस्थिति में कौन नेता है उसको लीड करेगा या कौन उसको किस तरीके से रणनीतिक तौर पर फैसला लेगा, ये एक सवाल कहीं ना कहीं पद की अहमियत को लेकर हो जाता है। तो संभव है कि अब क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह, जैसा मैंने कहा कि 7 बार के विधायक हैं, उनका एक बहुत बड़ा अनुभव, राजनीतिक अनुभव है विधानसभा में और विधानसभा के बाहर राजनीतिक तौर पर भी, तो शायद कांग्रेस को और ज्यादा बूस्टअप करने का मौका मिलेगा 2023 की अपनी रणनीति को धार देने में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 7 बार के विधायक हैं गोविंद सिंह और वरिष्ठतम विधायकों में भी शुमार हैं, उनको अच्छा अनुभव भी है और नाम रेस में अगर देखा जाए तो रेस में नाम भी उन्हीं का चल रहा था। और उनसे हालांकि कुछ वक्त पहले जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा है कि वो राजनीति में संत बनने थोड़ी आए हैं। हाँ, हालांकि कमलनाथ की तरफ से भी कुछ ही दिनों पहले ये बयान आया था कि क्या वो नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा है कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं। और आखिरकार अब ये बड़ा बदलाव कांग्रेस में हुआ है और कमलनाथ, जिनके जो पीसीसी चीफ भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी थे, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया है और अब ये जिम्मेदारी डॉक्टर गोविंद सिंह संभालते नजर आएंगे, जो भिंड के लहार से विधायक हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह नए नेता प्रतिपक्ष रहने वाले हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई है और वो बड़ी जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं और कांग्रेस 2023 के रण में उतरने से पहले अपने आप को कैसे मजबूत कर लिया जाए, कैसे संगठनात्मक रूप से और कैसे जिम्मेदारियां बांट ली जाए, इस सब को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी कर रही है और लगातार बैठकें भी हो रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सोनिया गांधी से एक बार फिर से कमलनाथ मिलने के लिए पहुंचे हुए थे और इसके बाद अब ये फैसला एक महत्वपूर्ण फैसला इसे माना जा सकता है। हालांकि कमलनाथ हमेशा से सत्ता पक्ष के टारगेट पर रहे हैं, इस बात को लेकर कि पीसीसी चीफ भी वही हैं और नेता प्रतिपक्ष भी वही हैं, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो ही सभी पदों को रखना चाहता है। इसको लेकर विपक्ष, माफ कीजिएगा, सत्ता पक्ष जो है, बीजेपी जो है, वो हमेशा हमलावर रही है और हमेशा कमलनाथ को इसको लेकर टारगेट किया जाता रहा है। लेकिन इस बीच अब जाकर, हालांकि टारगेट करना तो बीजेपी काफी वक्त से कर रही है, लेकिन इस बीच अब जाकर यह कांग्रेस ने फैसला लिया है, तो इसको कोई रणनीतिक तौर पर लिया गया फैसला बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी करने में जुटी है 2023 की। चाहे बात की जाए संगठनात्मक रूप से, तो संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, क्योंकि 2018 के जो परिणाम आए थे इसको देखते हुए ये पार्टी को काफ़ी मनोबल हासिल हुआ था। और ऐसे में जैसा कि हमारे सहयोगी शरद बता भी रहे थे कि ऐसे में अब 2023 को कितना तैयार करना है और कैसे बीजेपी से मुकाबला करना है, उसको लेकर ये फैसला माना जा सकता है। आशीष अग्रवाल साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं। आशीष जी, कैसे देख रहे हैं, कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया, गोविंद सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह होंगे इस बार नेता प्रतिपक्ष? मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी को, वयोवृद्ध और बड़े अनुभवी नेता हैं। पर दो बातें तो स्पष्ट हैं कि कांग्रेसियों में अभी भी साहस नहीं है कि किसी युवा तुर्क को कमान दी जाए, और दूसरा, दिग्विजय सिंह जी अपने पूरे खेल में लगे हुए हैं कि कैसे न कमलनाथ जी को आगे ना बढ़ने दें, कमलनाथ जी को वापस भेजने की तैयारी रखें। बाकी जो कमलनाथ जी नहीं कर पाए, मेरी उम्मीद है कि वो जनता की आवाज सदन में उठाएंगे डॉक्टर गोविंद सिंह जी, और मतलब निशाने पर लेने का, चलने में मदद करेंगे। निशाने पर लेने का अपना तरीका बीजेपी ढूंढ ही लेती है, आपने भी ढूंढ लिया। सज्जन सिंह वर्मा साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। सज्जन सिंह जी, कांग्रेस में ये अचानक से ये फेरबदल क्यों? इसके पहले भी तो सवाल उठ रहे थे कि कमलनाथ ही क्या सभी पद संभालेंगे, क्या इसको देखते हुए ये फैसला या रणनीतिक रूप से फैसला, कैसा है ये फैसला? सज्जन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मुझे तो आ रही है। जी, आपको आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। मैंने कहा कि कल हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को बदला गया, 2 दिन पहले एक और स्टेट को कांग्रेस अध्यक्ष बदला गया, आज मध्य प्रदेश के लीडर अपोजिशन की घोषणा हुई। तो ये तमाम सारी जगह अब चूंकि 2023 और 2024 की तैयारी हम लोगों को करना है,
तो ये निश्चित रूप से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के नजरिए से इसे देखा जाना चाहिए। कमलनाथ जी बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन यदि तमाम सारे हाथ मिलके कांग्रेस को मजबूती देंगे, अलग अलग अपनी भूमिकाएं बड़े नेता निभाएंगे, तो ये उस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि 2018 से ज्यादा मजबूत स्थिति में कांग्रेस 2023 के चुनाव में रहेगी और सारे नेता मिलकर हम लोग काम करेंगे। लेकिन बीजेपी तो कुछ और कह रही है। सुन रहे थे आप आशीष अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता निशाना साध रहे हैं, अब भी निशाना साध रहे हैं कि कोई युवा को उतारने का कोई हिम्मत नहीं दिखा पाई कांग्रेस। ऐसा नहीं है, देखिए युवा शक्ति एक चीज है, राजनीतिक जीवन का अनुभव एक चीज है। तो आज जरूरत है हमें अनुभव की, राजनीति का अनुभव इस समय हमारे लिए आवश्यक है। और पूरी युवा शक्ति अभी देखिए 12 तारीख को हमारी युवा शक्ति जैसे सड़क पर उतरेगी भोपाल की, ये आपको नजर आ जाएगा। तो युवा शक्ति और राजनीतिक अनुभव का मिश्रण करके यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। यानी कि आपने पूरा फॉर्मूला तैयार कर लिया है। सवाल ये भी उठ रहे थे कि कमलनाथ विधानसभा में ज्यादा देर वक्त नहीं बिताते हैं, क्या ये भी इसके पीछे वजह रही क्या? देखिए एक बात आपको मानना पड़ेगी कि कमलनाथ जी का कद राजनीति में कांग्रेस के अंदर काफी बड़ा है और गाहे बगाहे हमारी कांग्रेस का जो हाईकमान है वो कमलनाथ जी की सलाह भी लेता है। कई राज्यों में कमलनाथ जी की व्यक्तिगत पकड़ है, वहाँ उन राज्यों में कमलनाथ जी को भेज के पेचअप का काम भी उनसे करवाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एक पद तो छोड़ना ही था, एक पद छोड़ दिया, अब और मुस्तैदी से वो अन्य राज्यों में भी हाईकमान के द्वारा सौंपा हुआ काम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, और आशीष अग्रवाल जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आशीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौट।